श्री भगवान जी, हरियाणा में जो आज स्थिति है और इतने सालों में जो हरियाणा में बदलाव आपने देख रहे हो, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, वो क्या बदलाव आपने नोट किया? देखो, आर्थिक रूप से तो हरियाणा बहुत मजबूत हुआ है, पहले से विकास भी बहुत हुआ है। हमारे देखते देखते भी खूब प्रगति हुई है। कोई भी सरकार आई है उसने अपने एरिया में कोशिश की है कि काम करे, क्योंकि पहले पंजाब का हिस्सा था, तो उसके कारण संयुक्त पंजाब का हिस्सा होने के कारण इसको, हरियाणा को बहुत कुछ मिला नहीं, उपेक्षित रहा, पिछड़ापन रहा। लेकिन जैसे 1966 में ये पंजाब से अलग हुआ है और इसका एक अपना आइडेंटिटी बनी मार्केट के अंदर, उसके बाद में देखो हरियाणा में विकास शुरू हुआ। पहले कुछ साल भर तक सरकारें पंडित भगवत दयाल शर्मा की आई, लेकिन वो स्थायी सरकार नहीं आई। बाद में जो बंशीलाल की सरकार आई तो उन्होंने ये देख लिया कि भाई यहाँ तो कुछ है ही नहीं हरियाणा में। उनको सारी चीज़ों के लिए बहुत परिश्रम भी करना पड़ा, केंद्र से उनके ऊपर बर्दाश्त था, तो इसलिए इन्होंने खूब अच्छे ढंग से यहाँ प्रयास किया और वो उनका प्रयास सार्थक भी रहा। जहाँ गाँव में कोई, शहरों में कोई सड़कें नहीं थी, उस व्यक्तित्व ने सड़कें दी हैं और सड़कों के साथ में उन्होंने बिजली का भी प्रबंध बहुत ज़्यादा किया। पानी जो गाँवों के अंदर नहीं मिलता था, खेतों तक जाने की बात तो दूर, घरों में नहीं मिलता था, जो बंशीलाल ने उसके लिए भी प्रयास किया, सार्थक प्रयास थे। जो सिंचाई प्रणाली है उसके अंदर फव्वारा सिंचाई प्रणाली एक बहुत प्रसिद्ध है हमारे यहाँ, क्योंकि वो बालू रेत के अंदर कहीं पानी आने का डर नहीं था। जो बंशीलाल की दूरदृष्टि थी, सोच, और वो जो उनको कहते हैं कि वो हरियाणा में विकास करने के पहले व्यक्तित्व थे, वो निश्चित रूप से दो राय नहीं है इसमें, बिल्कुल सही थे। उसके बाद में जो भी सरकारें आई, धीरे धीरे उनका अपने एरिया में इंटरेस्ट स्वाभाविक था। तो बंशीलाल ने तो देखो निश्चित रूप से पूरे हरियाणा के बारे में सोचा है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि भाई जो बंशीलाल पे ये कभी आरोप रहा हो कि उन्होंने केवल भिवानी का किया। उन्होंने कोशिश की कि पूरे हरियाणा में विकास किया जाए, क्योंकि शुरू के सबसे पहले मुख्यमंत्री एक किस्म से वो ही थे। और उसके बाद में जो देवीलाल को अवसर मिला तो वो राजनीति के शिकार हो गए। 2.5 साल में सरकार चली गई उनकी। तो भजनलाल की दोबारा वही कांग्रेस की सरकार आ गई, तो भजनलाल की सरकार आ गई। तो भजनलाल ने भी ऐसा नहीं है कि कोई भिवानी को उपेक्षा की हो या रोहतक एरिया की हो। ये ठीक है, जातीयता के कारण थोड़ी सी आपस में उपेक्षा करते रहे हैं राजनीति के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी जो भजनलाल ने भी पूरे हरियाणा के विकास में ध्यान दिया। और भजनलाल की तो देखो जी सहनशीलता की शक्ति थी, उनमें ताकत थी खुद के अंदर। तो इसलिए भजनलाल ने भी जो है राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो है पहली बार ऐसा दिखलाया था कि हम दूसरे जातियों के और दूसरे दलों के लोगों को भी मिलकर काम चला सकते। उसके बाद में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, उन्होंने भी 10 साल राज किया हरियाणा के अंदर। उन्होंने भी बड़े शांति प्रिय ढंग से जो है काम चलाने की कोशिश की। ये ठीक है, किसी के ऊपर हम जातीय का आरोप लगा दें वो एक अलग विषय है, लेकिन उसके बावजूद भी विकास उन्होंने भी किया। ये जो मेडिकल कॉलेज हरियाणा में नहीं होता था, तो मेडिकल कॉलेज भी बनवाए, जो बंशीलाल के ही बनवाया हुआ था। यूनिवर्सिटी, पहली यूनिवर्सिटी जो बंशीलाल की बनवाई हुई थी। आज तो हर शहर के अंदर यूनिवर्सिटी बन गई, जिसके लिए सरकार श्रेय लेती है। तो बट क्योंकि प्राइवेटाइजेशन आ गया धीरे धीरे, उस प्राइवेटाइजेशन का यही फ़ायदा हुआ कि भाई सब चीज़ें प्राइवेट हो गई, मेडिकल कॉलेज आने लग गए। तो हर सरकार के समय में विकास हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है कि औद्योगिक क्षेत्र के अंदर कुछ ही एरिया ऐसा है जो विकास हुआ। जैसे सोनीपत का एरिया लगा लो, इंडस्ट्रीज़ वहाँ गई। फरीदाबाद के अंदर इंडस्ट्रीज़ हो गई, गुड़गांव के अंदर इंडस्ट्रीज़ हो गई। हम भिवानी को देखें तो हमारी भिवानी तो उपेक्षित तो उस मामले में, हमारे पास में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें हम यूँ कह दें कि जी आज इसमें 200 आदमी काम करते हैं या मैनुअल पावर से काम होता है। तो ऐसी स्थिति तो नहीं रही, लेकिन वो उपेक्षित रहा इस मामले में। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि भाई विकास जो है किसी भी मुख्यमंत्री के समय में उपेक्षित नहीं रहा। कोई भी एरिया पूरा विकास किया गया, सड़कें खूब बनी हैं। आज आप देखो हरियाणा के हर गांव के अंदर बिजली है। तो वर्तमान सरकार को हम डायरेक्ट श्रेय देने से पहले दूसरी सरकार ने जिसने आधार तैयार किया था वो आधार उन्हीं का था। लेकिन ये आज की सरकार इन चीज़ों को रोक नहीं रही और अच्छे ढंग से चला रही है, ये भी एक अच्छी बात है। अभी जो है हरियाणा में, यहाँ जो भिवानी का जो जिला है,
जो मेरी रीडिंग है वो ये है कि बंसीलाल की डेथ के बाद भजनलाल तक तो ठीक था। भजनलाल तो यहाँ से चुनाव भी लड़े, जीते भी शायद भिवानी से। नहीं, भजनलाल ये तो हमारे इस एरिया की भिवानी की राजनीति एक खास बात है। मतलब इसमें आपको त्यागी जी स्पष्ट बताऊं मैं कि यहाँ बाहर का आदमी जो है कभी भी आके राज कर सकता है। हम इतने मतलब महसूस जो बंसीलाल से दबे हुए थे कि जो देवीलाल के परिवार ने यहाँ आके जो है अजय चौटाला एमपी बना, जो 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर से भिवानी आया था वो एमपी बना। कुलदीप बिश्नोई बाहर से आया था, वो भी एमपी बना। तो हमने दोनों को स्वीकार किया। वो इसीलिए किया क्योंकि हम कुछ कारणों से थोड़े से जो बंसीलाल से इस एरिया के लोग, उनकी जो प्रवृत्ति थी उनमें जो थोड़ा सा तानाशाही का रूप था, उससे थोड़े से लोग नाराज हुए थे। वो समय समय की बात थी। उसके बाद में भी वो राजा बने हैं, राज आया है उनका दोबारा भी। ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी के साथ उन्होंने राज भी किया है, लेकिन वो समय समय की राजनीति थी जी। हाँ। तो नहीं, तो हम जो बात कर रहे थे कि मतलब जब तक बंसीलाल रहे तब तक तो भिवानी का विकास कुछ ठीक हुआ। ये बिल्कुल दो राय। और जैसे ही हुड्डा बने, एक तो हुड्डा ने 9 साल विकास नहीं करने दिया और अब मनोहर लाल खट्टर ने नहीं करने दिया। तो ये 18 साल भिवानी के बिना विकास के रहे। और दूसरा जो काम हुआ वो ये हुआ कि इस पूरे संसदीय क्षेत्र की कमर तोड़ दी। भिवानी को 2 टुकड़े कर दिए, जिले बना दिए। हाँ। तो 5 डिवीजन तहसीलें इसमें रह गई हैं और 4 उधर चली गई। हाँ, दादरी में चली गई। तो जो रुतबा था भिवानी का वो खत्म हो गया। तो आपको लगता है ये सब जानबूझ के किया जा रहा है, भिवानी की जो वर्चस्व है उसको तोड़ने के लिए, या बंसीलाल परिवार का जो वर्चस्व है उसको, या जाटों का दबदबा जो है उसको खत्म करने के लिए? ऐसा है जी कि ये जो जिले बन रहे हैं ना, ये तो राजनीतिक कारण है सीधा। हमारे देखते देखते मतलब दादरी जिला बन गया और अभी गोहाना की उम्मीद कर रहे हैं हम, हाँसी की उम्मीद लोग लगाए बैठे हैं। उसका कारण केवल राजनीति है। अपने एरिया के छोटे बना के उनको खुश करने के लिए पॉलिटिशियन करते हैं। उसमें ऐसा तो मैं नहीं मानता कि भाई मतलब डायरेक्ट मुख्यमंत्री का ये मानस हो कि भाई इसको अलग कर देंगे तो इससे भिवानी का वर्चस्व कम होगा। निश्चित रूप से वर्चस्व तो हमारा बहुत कम हो गया। तो बंसीलाल के जाने से वर्चस्व तो कोई दो राय नहीं। उनके परिवार ने राजनीति की, जो सुरेंद्र सिंह भी राजनीति के अंदर रहे और अच्छी ताकत से थे। जो सुरेंद्र सिंह भूपेंद्र हुड्डा जी के टाइम में किरण चौधरी मंत्री रही, दबंग मंत्री मानी गई, लेकिन उनकी कोशिशों के बावजूद भी वो खरक से तक सड़क बनवाने में सफल नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री भी उसी पार्टी का था और वो खुद भी दबंग मंत्री मानी जाती थी, लेकिन कलानौर आने के बाद में सड़क जो है केवल इसलिए नहीं बन पाती थी खरक तक कि भाई ये भिवानी एरिया में आ गया। उस मामले में तो देखो क्लियर मुख्यमंत्री ने हमारी उपेक्षा की थी। किरण चौधरी ने भिवानी के अंदर खूब कोशिश की, पेयजल की जो है आपूर्ति के लिए, सीवरेज सिस्टम के लिए खूब कोशिश की, लेकिन क्योंकि सीवरेज सिस्टम बहुत पुराना चल रहा है तो भी वो कामयाब ज़्यादा नहीं हो पा रहा आज भी। उसमें उपेक्षा तो हम नहीं कह सकते उनके टाइम में, किरण चौधरी जी के टाइम में हुई हो, लेकिन सवाल तो ये कि सफल भी तो नहीं हो पाए हम। रही बात इस सरकार की, तो देखो जी इस सरकार में 10 साल से तो हमारी विधानसभा क्षेत्र में तो सरकार के ही व्यक्ति जो हैं, घनश्याम जी सर्राफ जो हैं, वो विधायक हैं। प्रयास उनको करना चाहिए, काम उनको करना चाहिए। किस्मत से उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ जो है नगर परिषद के चेयरमैन भी जो है उन्हीं के आशीर्वाद से बने हुए हैं। लेकिन प्रश्न तो ये है जी कि पैसा तो नहीं है हमारे पास में, डेवलपमेंट तो नहीं है। उद्योग के बारे में तो कभी घनश्याम जी ने भी नहीं सोचा कि कोई उद्योग इस एरिया में आ जाए। और निश्चित रूप से किसी एरिया के अंदर त्यागी जी अगर मान लो वहाँ उद्योग धंधा नहीं होगा, निश्चित रूप से पिछड़ा नहीं, वो ठीक है, लेकिन मुझको लगता है कि ये क्योंकि जाटों का एक एपिक सेंटर है, हाँ। तो जाटों की कमर तोड़ने के लिए भी ये काम किया जा रहा है कि इनको सड़कें मत दो, पानी मत दो, बिजली मत दो। और इनका गंदगी शहर में है, पूरे शहर में गंदगी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं हिसार होके आया हूँ, हिसार चमचम है। हाँ, तो क्योंकि उस वहाँ मंत्री भी तो वहीं का है ना जी। मंत्री भी है और 5 विधायक हैं वहाँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ, और यहाँ विधायक नहीं है उस हिसाब से।
नहीं, उनका विधायक है और हमारा एमपी भी उन्हीं का ही है। हाँ, नहीं, भाजपा का ही है। धर्मवीर कुछ करता है? धर्मवीर भी कुछ नहीं करता जी इस मामले में। हाँ। ये तो जो केंद्र की जो पॉलिसियां हैं उनको लागू अपने आप सरकार कर रही है, इसलिए चल रहा है काम। अच्छा। हाँ। एक बात और है, यहाँ भिवानी में अभी मेन क्या समस्या है टोटलिटी में? भिवानी में तो सबसे बड़ी तो समस्या जी बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी है कि हमारे पास में कोई रोजगार का साधन तो किसी के पास में है ही नहीं। और नौकरियां निश्चित रूप से आने वाले समय में पहले से ही खत्म होती आ रही हैं, पिछले 5 साल से खत्म होती आ रही हैं, आने वाले समय में और भी खत्म हो जाएंगी। और हमें क्योंकि आदत जो बंशीलाल के समय से ये रही है कि हम हर परिवार का आदमी ये चाहता है कि क्योंकि पहले कोठी से फोन होके आदमी को नौकरी मिल जाया करती, अब वो चीज़ें तो स्थिति खत्म हुई। अब वो चीज़ें खत्म हुई तो नौकरियां आएंगी कहाँ से? तो बेरोजगारी हमारी बहुत बड़ी समस्या है। हमारे गांव के खूब योग्य बच्चे हैं, नौकरी तो नहीं मिल पाती उनको। ठीक है, सरकार ने पारदर्शिता लाने की कोशिश की है इस सरकार ने, लेकिन फिर भी नौकरियां तो अपेक्षित हैं ही सरकार से कि नौकरियां मिले हमारे। एक काम और हुआ हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने, जो मुझको लगता है, अगर आप देखो जो बंसीलाल का जो आपने जिक्र किया शुरू में, वो एक वेलफेयर स्टेट का जिक्र किया कि भाई लोगों को पानी पहुंचाना है, अस्पताल बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, सड़कें बनवानी है। तो ये सरकार का वेलफेयर स्टेट है का काम है, मतलब सरकार जनहित के काम, जनहित के काम, बिल्कुल ठीक भाई। जरूरी आवश्यकताएं पूरी हो जाए जनता की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही ये व्यापार हित के काम होने लगे। अस्पताल सरकारी बंद हो रहे हैं, स्कूल सरकारी बंद हो रहे हैं, और नौकरियां सरकारी बंद कर रहे हैं। इनका सारा प्रयास ये है कि ये पूरा प्रदेश जो है एक प्राइवेटाइजेशन की प्रयोगशाला हो जाए। आप क्या कहते हैं? भिवानी में तो ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि 2 चीजें मैं आपको स्पष्ट नहीं, मैं पूरे प्रदेश की बात, पूरे प्रदेश के में तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बावजूद जो प्राइवेटाइजेशन राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है ना जी, उसके मुकाबले में हरियाणा में फिर भी अभी थोड़ी सी पहचान बची हुई है सरकार की। वो इस कारण से बची हुई है, आप ये देखो कि मेरे शहर का हॉस्पिटल सबसे बड़ा था जो बंशीलाल ने जब बनाया था, पहले 300 बेड का था, उसके बाद में 500 बिस्तर का हुआ। जैसे ही लोगों की मांग बढ़ी या सरकार की मांग बढ़ी, सरकार ने यहाँ मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया, और वो राजकीय स्तर पे बन रहा है गवर्नमेंट के। मैं वहाँ प्राइवेटाइजेशन को नहीं मान पाता। दूसरा, ऐसे ही विश्वविद्यालय जो है भिवानी में रोहतक 45 किलोमीटर दूर है, हम उसी विश्वविद्यालय के हिस्से थे, लेकिन जो सरकार के पास में मांग बढ़ी, भिवानी के अंदर एक सरकारी जो है विश्वविद्यालय बन रहा है, जो बंशीलाल के नाम से विश्वविद्यालय बन रहा है। यहाँ प्राइवेटाइजेशन वाली बात तो कम से कम भिवानी के लिए नहीं है, और हरियाणा में भी तकरीबन सरकार की कोशिश ये है। अब भड़सा के अंदर जो है, बाड़सा में बहुत बढ़िया मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, तो बना तो सरकारी क्षेत्र में है। प्राइवेटाइजेशन में तो यहाँ मेडिकल हॉस्पिटल तो खुले हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज वाली बात नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट था, हाँ, तो टूरिज्म के तो सारे सेंटर ऑलमोस्ट बीमार हो गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अच्छा, उनमें कोई ताकत नहीं। अब उनको कुछ बीमार हुड्डा ने किए, कुछ इन्होंने कर दिया, कुछ न, तो 18 साल में वो पूरी इंडस्ट्री बर्बाद कर दी इन्होंने। हाँ, वो तो रेस्ट हाउस की व्यवस्थिति यही होगी। हाँ, और सर्किट हाउस खत्म हो गए, सर्किट हाउस बिल्कुल उनको भी प्राइवेट कर दिया, उनको भी प्राइवेट कर दिया। तो अब ये सब बेचेंगे। इनकी ये जो बेचने की प्रवृत्ति है, इसका क्या करोगे हरियाणा में? ये जब केंद्र के अंदर ही ऐसा हो रहा है, केंद्र में भी तो हर चीज को बेचा ही जा रहा है। हाँ, किसी भी महकमे के अंदर केंद्र भी तो प्राइवेटाइजेशन को ही महत्व दे रहा है। अब कोई मतलब छुपी हुई बात नहीं है अडानी के बारे में। आखिर हर चीज़ जो अडानी के हिस्से में जा रही है, अब मेरे भिवानी तक पहुंच गए अडानी जी। तो यहाँ जो गैस प्लांट का जो लाइनें आ रही हैं वो अडानी जी की हैं। तो जब प्राइवेटाइजेशन घर में ही घुस जाएगा तो फिर आएगा सारे स्थिति, उससे अलग हम भी नहीं हो सकते। अभी 9 साल के जो खट्टर साहब को हो गए, आपकी नज़र में खट्टर साहब के 9 साल में कैसे आप देखते हो? हाउ यू मैरिट इट? जी, खट्टर साहब व्यक्तिगत रूप से तो ईमानदार है, लेकिन जो चीज़ें लोगों के रोज़मर्रा के काम में आने वाली चीज़ें थी, राजस्व विभाग से था, या जैसे किसी भी शराब के ठेके वाली बात थी, या पीडब्ल्यूडी की बात थी, या महकमों में तहसील ऑफिस में कोई काम करवाने की बात है, या सरकारी कार्यालय में किसी में करवाने की बात है, वहाँ तो जो है आज भी भ्रष्टाचार किसी न किसी स्थिति में बढ़ा है। और यूँ देखें, दूसरी तरफ इसके जाएं तो सरकार ने इससे छिपाव नहीं रख रखा, सरकार स्वीकार करती है इस बात को कि करप्शन है,
क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई 2,000 रुपये लेते हुए पकड़ा जा रहा है, कोई तहसीलदार 1 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा जा रहा है, कोई आई अफसर 1 करोड़ के घपले में फंस रहा है। तो फंस इसीलिए रहे कि सरकार की जानकारी में है कि भाई ऐसा हरियाणा में हो रहा है, वरना कभी सुना था कि IAS अफसरों के पीछे भी छापे पड़ेंगे। आज हरियाणा में 2-3 IAS अफसर भागे फिर रहे हैं, इसलिए कहाँ जो है ना HPSC का मेंबर वो सेक्रेटरी वो अंदर बैठा है आज तक, वो इसीलिए बैठा है कि सरकार की जानकारी में तो है कि करप्शन है, ये भी एक पहले से ज़्यादा बढ़ गई, नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों को, जो काम पहले कम में हो रहा था वो ज़्यादा में होने लग गया। और इसीलिए सरकार भी रोजाना कभी पटवारी को पकड़ रही है, कभी तहसीलदार को पकड़ रही है, कभी नायब तहसीलदार फंसता है, कभी साला जेल का सुप्रिटेंडेंट फंस रहा है, कभी जेल का प्यादा फंस रहा है, गेट वाला। तो हर जगह जो करप्शन है उसमें तो देखो जी कोई कमी आई नहीं है, उसमें कोई ना कोई देते समय वो बढ़ोतरी है, वरना काम नहीं होगा। सब कुछ होने के बाद, हाँ, प्रयासों के बावजूद भी देखो जी इतनी सफलता अभी तक मिली नहीं है। हालांकि और खुद ही आप देख लो जी, आज भी सुबह मतलब जो है ना एक पकड़ लिया, कल भी पकड़े गए हैं 2-3, वो सारे आजकल छिपा हुआ तो रहता नहीं। इतनी पारदर्शिता तो आप लोगों ने ला दी, अगर भाई आप ये शाम को इसको दिखला दोगे, अगर भाई पलवल के अंदर ये हो गया पंडित जी, तो पंडित जी को तो जब पता लगेगा तो सबको पता लगेगा कि हाँ भाई ये आदमी पकड़ा गया है। पहले तो ये हुआ करता है एक पटवारी ले रहा है जी 100 रुपये बड़ी मुश्किल से, अब तो ये हर जगह पकड़ रहे हैं, खुद ही पकड़ रहे हैं। और अभी ये जो सारा काम हो रहा है भिवानी और या पूरे, तो पहले भिवानी लोकसभा की बात करते हैं। भिवानी लोकसभा का क्या सीन है? देखो जी राजनीतिक रूप से तो देखो हमारे लोकसभा के अंदर 2 ही उम्मीदवार हैं, ओपन में जो खुले में हैं वो जो धर्मवीर सिंह हैं और इधर किरण चौधरी का परिवार है, उनकी बेटी है। नहीं, पर एक राजनीति और हुई है अभी, क्या? महेंद्र का लड़का भी। हाँ, महेंद्र का लड़का, लेकिन वो विधानसभा तक ही है अभी। हाँ, वो तोशाम विधानसभा, वो तो किरण के मुकाबले लड़ना चाहता है। हाँ, वो देखो जी वो अपनी चाची से मुकाबला करना चाहता है। हाँ, हाँ। और ये तो देखो जी अब होना है। हाँ। ये तो इससे कोई परिवार वंचित नहीं है हरियाणा का। हाँ, रविंदरजीत सिंह कितने बड़े राजनेता परिवार से हैं, रविंदर सिंह की सल्तनत है उनके पास में, तो भी उनका परिवार में डिस्प्यूट है भाइयों से। हाँ। हमारे महामहिम मुख्यमंत्री जी रह चुके ओम प्रकाश जी चौटाला, उनके देखते देखते उन्होंने तो मतलब ऐसा लोह पुरुष जैसा राज करा था, उनके आगे ही उनकी संतान जो है बदल गई, उनके पोते बदल गए, जिनको अपने सामने उन्होंने गोदियों में खिलाया। तो ये तो राजनीति है, इसमें मतलब ये चीज़ चलेगी। हमारे बंशी लाल बहुत मजबूत थे, अपने बेटे की शादी तक में नहीं गए थे, जो आदमी जो अपने मतलब अपने नियमों के प्रति इतने पक्के थे, उसके बावजूद उनके आगे आगे ये हो गया था कि किरण चौधरी अलग चली गई थी, तो सुरेंद्र सिंह अलग होने लग गए थे राजनीति में महेंद्र से, तो ये परिवार जो है वो फूटता गया। नहीं, पर आपको लग रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा की रणनीति है देखो कि भतीजे को प्रोटेक्शन और किरण से मुकाबला? ये बिल्कुल देखो, ये उस ऐसा है कि उस समय जब किरण चौधरी ने जो इनका हल कर रखा था ना, क्योंकि दबंग मानी जाती थी वो मंत्री में, और दबंगता इतनी थी कि रात को CM साहब एक पद उनसे, एक विभाग उनसे लेती हैं मंत्रालय से, अगले दिन सुबह सुबह तक जो है वो बदलना पड़ता है। तो दबंगता तो थी उनके पीछे, और ऊपर वाली केंद्र का हाथ भी था उनके पास में। अब देखो जी चांस थोड़ा सा भूपेंद्र हुड्डा जी के हाथ में आया हुआ है, वो इस ढंग से प्रयास में है कि भी जो आदमी हरियाणा में आए वो उनके अपने हों। तो देखो जी वो निश्चित रूप से कोशिश करेंगे, फिर वो उसमें किरण चौधरी को इतनी आसानी से तो टिकट नहीं लेने देंगे। तो भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में है? हमें तो लगता है जी कि हुड्डा जी के इतने हाथ में था, लेकिन टिकट किरण की कैंसिल करवा दे ये आसान बात नहीं। मगर ये देर से बेर वो लड़का आएगा, मतलब वहाँ वो मैदान में तो आ ही गया। हाँ, मैदान में तो आ ही गया, मैदान में आ गया। पर भिवानी की क्या समस्या है जो मेजर समस्या यहाँ जो आपने बताया बेरोजगारी है? हाँ। गंदगी में देख रहा है। गंदगी की समस्या है, सड़कों की समस्या है जी। हमारे विकास नाम की कोई चीज़ थोड़ी है कोई। आप किसी भी सड़क के ऊपर चले जाओ, आपको इतना वो टूट फूट मिलेगी कि आपको थोड़ी सी देर में लगेगा कि सड़क कहाँ है, खड्डे ही खड्डे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, और गंदा पानी तो जो है ना, मतलब आप इस गर्मी के अंदर आधे से ज़्यादा शहर जो है वो सीवरेज का मिला हुआ पानी पी रहे हैं। माय गॉड। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी है सीवरेज के पानी के। अच्छा, बड़ी पानी की समस्या है? पानी की समस्या है। अच्छा, और पूरे शहर का यही हाल है? पूरे शहर का हाल है। और लोग आवाज़ नहीं उठाते? नहीं, लोग बेचारे उठाते हैं, रास्ते बंद कर देते हैं, तो रास्ते अगले दिन खोलते हैं। हाँ। क्या करें, मजबूरी है उनकी भी। हाँ, हाँ। लेकिन अभी जो विधानसभा में क्या रहने वाला है यहाँ पूरे हरियाणा में? देखो जी अभी तो कई तमाशे होने हैं। हाँ, अभी तो जो है ना, हाँ। देखने वाली चीज़ तो ये है कि ये जो
गठजोड़ है, इसमें क्या पोजीशन रहेगी। 4 दिन पहले तक की स्थिति ये थी कि भाई ये गठजोड़ 2 दिन में टूटेगा। अब 2 दिन से थोड़ा सा ये भाषा बदल गई, मुख्यमंत्री की भी बदल गई, दुष्यंत चौटाला की भी बदल गई, तो इसमें क्या असर होता है। लेकिन ये निश्चित रूप से भाजपा की रणनीति का हिस्सा है कि क्षेत्रीय पार्टी नहीं चलने देंगे वो ज़्यादा समय। तो लगता नहीं कि साल भर नहीं, पर दुष्यंत चौटाला से मिलके भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने में फ़ायदा है या अलग होकर के चुनाव लड़ने में फ़ायदा है? भाजपा को अकेले को फ़ायदा है जी अलग लड़ने में। मतलब जाटों का दलदल कर होगी वोट। हाँ, मतलब वो उसका कारण साफ है जी कि देखो जो विभाग इन लोगों के पास में मिले हुए हैं जेजेपी के पास में, वो सारे ऐसे ही विभाग मिले हुए हैं जो कमाई के हैं सारे। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ये तो आरोप आता ही है। नहीं, इसके अलावा भी जाटों के वोट का बंटवारा, क्योंकि अगर मिल के लड़ोगे तो जाट वोट बंटवारा नहीं होगा। देखो जी ऐसा है त्यागी जी, सच्चाई तो ये है कि इस बार का ये चुनाव किसी भी स्थिति में संपन्न होगा 2 तरह से। दो तरह से इलेक्शन होगा क्लियर। उसमें क्लियर लाइन खींचने की स्थिति बन गई है कि जाट गैर जाट, ये इलेक्शन अब की बार खुला होगा। अच्छा, लोग इसमें 2 चीज़ें मान के चलेंगे कि भाई या तो आप हुड्डा को अपनाओ या आप चौटाला को अपनाओ, ये ऑप्शन आपके पास में जाटों में। तो जाटों की नेता का चुनाव होगा ये। देखो जी हालात तो जो आज की स्थिति है और ये आने वाली टाइम में जो ये धीरे धीरे आंदोलनों की हवा ले रहे हैं, हम कहीं से भी पता लग रहा है, तो उसके अंदर हालात यही बन रहे हैं जी कि इलेक्शन तो जो है ना जाट गैर जाट का होगा। गैर जाट और गैर जाट का चुनाव होगा तो किसको फायदा होगा? गैर जाट का होता तो जी उसमें भाजपा को फायदा जाता है। अच्छा, आज भी गैर जाट पार्टी मानी जाती है, भाजपा के अंदर ज़्यादा लोग गैर जाट है भाजपा के अंदर। पर गैर जाटों को कोई फायदा तो हो नहीं रहा। नहीं, फ़ायदा तो नहीं हो रहा जी। फ़ायदा तो देखो जो राजा जिसको फ़ायदा देना चाहेगा राजा फ़ायदा देगा जिसको, तो राजा की मंशा होती है ज़्यादा। हाँ, पर ये सरकार किसकी है? गैर जाटों को लगता नहीं हमारी सरकार है, जाटों को लगता नहीं हमारी सरकार है, तो क्या ये भूतों की सरकार है? नहीं, भूतों की सरकार नहीं, ये देखो जी जो संघ आशीर्वाद की सरकार है भाजपा की। तो रामायण में कहते हैं बिनु पद चले सुने बिनु काना, करे विधि कर्म करे बहुनाना। तो इसकी तो सर पैर और हाथ पैर नजर ही नहीं आते। नजर नहीं आ रहे जी। देखो संघ की पोषित सरकार है जी, और उसी की लाइन पे चल रही है सारी। नहीं तो कितनी सीट पंडित जी आप देते हो आज जून 2023 में बीजेपी को, या मतलब क्या नतीजे आपको लगता है? देखो जी आज की स्थिति में तो देखो बीजेपी की हालत है खराब इस टाइम पे, इस स्थिति में। लेकिन ये है कि जो ये अब 2-3 दिन से जो जेजेपी का और इनका जो हुआ है आपस में, इसके बाद में थोड़ी सी स्थिति संभल जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बीजेपी कांग्रेस जो एमपी के चुनाव हैं उनमें इनको साथ रखेगी और विधानसभा में झटक देगी? देखो जी झटका तो देना है तो इनको दोनों इलेक्शन ये में साथ करवाने के चक्कर में है। अगर केंद्र की सही चलती है नीति तो उसके तहत तो ऐसा लगता है कि विधानसभा और लोकसभा साथ होंगे। और अगर जो ऐसा होता है तो देखो जी निश्चित रूप से जेजेपी अलग पाएगी, सरकार को रखना नहीं चाहेंगे। नहीं तो जज चौटाला परिवार में जेजेपी का भविष्य है या अभय सिंह का भविष्य है? आप दिल्ली में बैठ के इसको चलाते हो जी, मैं हरियाणा में बैठ के चलाना है। जेजेपी शाम को हिसाब मांग लेगी। हालात देखो जी ऐसा है कि सिरसा परिवार का बेचारे का जो है ना उतार में चल रहा है सारा काम। कोई राजनीतिक ना उठान अभी तक मिल नहीं पाया है। कोई ऐसा ढंग अभी नहीं बना है। ठीक है, अभय सिंह चौटाला ने दोबारा से मार्केट में अपने पिता के साथ में यात्राएं चालू कर रखी हैं, लेकिन वो पहले जो कर चुके राज के अंदर उसका भी तो लोग याद रखते हैं ना कि यार उस टाइम पे ऐसा हुआ करता। और किस्मत से अब भी ऐसा ही है कि भैया अब वालों ने भी ऐसा ही कर रखा है। हाल तो ज़्यादा लोग इनसे भी खुश नहीं हैं। इनके ठीक है भी इनके 150 आदमी। अच्छा, जाटों में हुड्डा की एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है या इन लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है? देखो जी जो फैंटेसी शब्द है ना उसका, वो जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के प्रति है, वो आदमी तो जो 40 साल पहले उनका था वो आज भी उनका ही है। वो आदमी बदला नहीं है। ये फैंटेसी तो उनके साथ में जुड़ी हुई है।
लेकिन उसके बावजूद हुड्डा ने अपनी एक वजूद जाटों के अंदर बनाया है। लेकिन कुछ जगह हुड्डा जो है गैर जाट को भी कर जाता है मदद। तो लोकसभा में क्या रहेगा आपकी बार हरियाणा में? लोकसभा में तो हालत ख़राब है जी अभी तो, लेकिन हमारे सामने कोई वो तो अल्टरनेट तो हमें नहीं नज़र आ रहा ना किसी को भी क्षेत्र के। कितनी सीट आपको लगता है मिलनी चाहिए, मिलेंगी? जिस पार्टी को भी मिले, क्या लग रहा है? तो फिर भी सरकार भारी रहेगी। अच्छा, सरकार भारी रहेगी, केंद्र सरकार का असर आएगा, क्योंकि सामने अभी तक भी देश के अंदर जब दूसरे आदमी को किसी को सामने नेता नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए हरियाणा के अंदर तो जो है फिर भी भाजपा का हाथ आएगा। आधार है तो, पर कुछ लोगों की टिकट कटेगी। कुछ जो उम्र के हिसाब से 70 साल के हो गए हैं, कुछ सरकार अगर जो मान ले, क्योंकि मोदी जी भी तो इस मामले में जहां उनको नहीं करना है वहां तो वो 60 साल वाले की भी काट देंगे, और जहां इनको एडजस्टमेंट करनी होती है वो 70 साल वाले की भी कर दें रिकमेंड कि इसको दे दो टिकट। तो अगर जो उस स्थिति में आते हैं तो जी कई टिकटें बदलेंगी। हाँ, अब राव इंद्रजीत सिंह की बदलती तो अनिता राव की पोजीशन क्या रहती है, ये कोई आसान बात थोड़ी है। और फिर अनिता राव की रहती तो हमारे तो धर्मवीर सिंह की उम्र के हिसाब से टिकट कटती है। धर्मवीर 70 नाउ 17 ईयर का। हाँ, तो फिर 70 की अगर जो उस कारण से उसकी टिकट कटती है तो देखो जी उसके बेटे की तो वो स्थान नहीं ले पाएगा उतना। अच्छा, धर्मवीर का बेटा भी चक्कर में? हाँ, वो लगा हुआ है रोड पे। अच्छा। हाँ, उसकी पत्नी भी घूमती है। अच्छा। लेकिन वो धर्मवीर तक पहुंचना आसान बात नहीं है। हरियाणा की राजनीति में भाग्य का कमज़ोर हो गया बाद में, वैसे तो भाग्य का तेज़ है कि वो बिना वोट मांगे एमपी बन गया 2 बार, लेकिन बाकी फिर भी वो राजनीति के अंदर बहुत शातिर है, तेज़ है, बुद्धि है उसके अंदर। वो एडजस्टमेंट करना जानता है कि कब कैसी एडजस्टमेंट होनी चाहिए।